रात के सन्नाटे ने पूरी हवेली को अपने लपेट में ले रखा था। हर कोई उस वक्त गहरी नींद की चादर ओढ़े सुकून की लपेट में मजे ले रहा था। जब हवेली के सामने रुकने वाली गाड़ी से वो उतरा, पूरे 2 साल बाद उसने हवेली में कदम रखा था। चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई और दिल था कि सुकून से भर गया। परदेश में जिंदगी गुजारने वाले लोग न जाने जिंदगी भर किस अजियत का शिकार रहते हैं। नींद से औंकते हुए गार्ड की आंखें फट से खुल गईं। हवेली के दीवार ने भी उसे हैरत भरी नजरों से देखा था। रात के सन्नाटे में जैसे पूरी फिजा उसे देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो खुद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था उससे मिलने की बेताबी। सुनैना बेगम की नरम आगोश का लम्स, सिकंदर साहब के मुस्कुराते हुए वजूद का साया। पूरे 2 साल बैरून मुल्क में गुजारने के बाद खान हवेली का खानजादा वापस लौट आया था, वो भी किसी को बताए बगैर, क्योंकि उसे यकीन था उसका ये सरप्राइज बहुत खूबसूरत होने वाला है। सुनैरा बेगम तो उसे देखते हुए खुशी से पागल हो जाएंगी। वो अपना वादा पूरा करके आया था, वो वादा था या सजा जो भी था, लेकिन 2 साल उसने अजियत में गुजार लिए थे और अब उसे पूरा हक था उस नाजुक वजूद को अपने बाजुओं में समेट लेने का। हवेली के अंदर दाखिल होने तक न जाने दिल ने कौन कौन से सपने बुन लिए थे। रात भर किसी को उसके आने की खबर हो या ना हो, लेकिन उसे यकीन था कि उसके कमरे में रहने वाला वो नाजुक वजूद उसके आमद से बेखबर नहीं रहेगा। उसका ख्याल आते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर सुनहरी रंग बिखरते चले गए। वो सीधा अपने कमरे में आया। एक मुद्दत के बाद भी उसका कमरा वही था, हवेली का ऐसा कमरा जहां आने जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हैरत ज़दा रह गया। कमरे में कोई नहीं था, उसे हैरानगी ने घेर लिया और कमरे का तफसीली जायजा लेते हुए उसे अंदाजा हुआ जैसे कमरे में कोई भी ना रहता हो। सारा सामान वैसे ही तरतीब से रखा गया था जैसा कि वो चाहता था, वैसे ही डेकोरेशन, वही दीवार पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, सब कुछ वैसा ही था। तो वो कहाँ थी? उसने मतलाशी नजरों से कमरे पर आखिरी नजर डाली और फिर बैग वहीं छोड़ते हुए वो फ्रेश होने चला गया। अलमारी खोलकर उसने अंदर झांका, उसका सामान भी यहाँ नहीं था। दिल एक बार उछलकर सीने में बेताबी फैला गया। ये सब सवालात जो उसके जहन में खलबली मचा रहे थे, उनका जवाब तो अब सुबह ही मुमकिन था। तो वो सर झुटकते कमरे से बाहर निकला। इरादा था कि वो किचन में जाकर अपने लिए पानी ले आए। उसे अंदाजा था कि हवेली पहुंचते पहुंचते उसे काफी देर हो जाएगी, इसीलिए खाना उसने सरमद के पास ही खा लिया था और फिर हवेली तक भी उसी सरमद ही ड्रॉप करके गया था। किचन के करीब जाकर उसे हैरत का एहसास हुआ था। किचन की लाइट ना सिर्फ ऑन थी, बल्कि अंदर से आती खटपट की आवाजें उसे हैरानगी में मुब्तला कर गईं। किचन एक जानिब बना था, इसलिए शायद उसने पहले गौर नहीं किया, लेकिन अब उसे हैरत हो रही थी कि रात के 12 बज रहे हैं और बाहर शदीद धुंध छाई है। ऐसे में उस वक्त एक लम्हे से पहले वो किचन के दरवाजे पर था और अंदर का मंजर देखकर वो वहीं साकित रह गया। अपने कांपते हुए हाथों से वो शॉल में छुपा हुआ वजूद बर्तन समेट रहा था। शायद उसने अभी बर्तन धोए थे। टपकते हुए पानी के कतरे आगाह कर रहे थे कि उन्हें अभी धोया गया है। वो भी इतनी ठंड में। उसके हाथ वाजा कांप रहे थे और भला उसके हाथों को देखकर भी वो अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये कौन है। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। बेकरारी में वो कदम उठाकर उसकी जानिब बढ़ा, जब वो बुरी तरह पलटते हुए उछलकर दूर हुई। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं और उससे पहले कि वो चीख पड़ती, उसने आगे बढ़कर उसके लबों पर अपना हाथ सख्ती से जमा दिया। खौफज़दा आंखों में हैरत उतर आई और फिर हैरत कितने ही लम्हे कायम रही। वो उसकी आंखों में देखता रहा, जहां नमी उभरते हुए बेबसी का एहसास दिला रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अभी तक उसके मुंह पर हाथ जमाए खड़ा है, जबकि सामने खड़े वजूद को तो जैसे किसी तिलिस्माती कशिश ने बिल्कुल साकित कर दिया। उसको साकित होना बनता था। आज वो पूरे 2 साल के बाद उसके सामने खड़ा था, जिसके आने की उम्मीद ही उसने उतार दी थी। हर शाम वो ये ताने सुनते हुए गुजार देती कि वो सिर्फ उसकी खातिर परदेश में जिंदगी काटने पर मजबूर हो गया है। उसके सर पर जबरदस्ती सवार हुई थी और अब सजा भी भुगत लो। वहाँ की खूबसूरतियों को छोड़कर वो तुम्हारी आगोश में तो पनाह लेने से रहा। ये चंद ऐसे जुमले थे जिन्होंने उसे मुकम्मल बेबसी का शिकार कर दिया था और उसने सोच लिया था कि वो वापस कभी नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी में तो शायद कभी नहीं, और हो सकता है कि यहाँ उसका इंतज़ार करते करते मर जाए, लेकिन उम्मीद का कोई सिरा नज़र न आए। और आज वो उसके सामने था, यूं बिना बताए, अचानक उसकी धड़कनों पर कब्जा करते हुए। इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ साकित हो गई, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब शॉल उसके सर से सिरकती हुई उसके कंधों पर आ गिरी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके रुखसारों पर बह निकले
और दिल में मज़ीद इज़्तिराब छा गया। अरहम ने आहिस्तगी से अपना हाथ हटा लिया था। वो उसके मुरझाए हुए ज़दा चेहरे को देख रहा था। उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें गर्माहट पर जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अगले ही लम्हे उसने बगैर कुछ कहे उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। इतनी शिद्दत के साथ कि उसका बुखार से दहकता हुआ वजूद उसके सीने में सिमट कर रह गया। और वो नाजुक सी लड़की तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे एक अरसा सहरा में भटकते हुए शख्स को ठिकाना मिल जाए, जैसे मौत के आखिरी दौराहे पर खड़े हुए शख्स को जिंदगी की नवीद मिल जाए। ज़ोनी, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, उसने बेकरारी से कह दिया था। तुम यहाँ इस वक्त बर्तन धो रही हो, लेकिन क्यों? कौन-सी मजबूरी थी और मुलाज़मा किधर है? उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए वो उसे झंझोड़ कर पूछ रहा था और वो सुर्ख चेहरे के साथ बस रोती हुई आँखों से उसे देख रही थी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। न जाने वो कब से अपनी नकाहत भरे वजूद को समेट कर यहाँ खड़ी थी। फिर उससे पहले कि वो उसे किसी भी सवाल का जवाब देती, जब नरमी से उसके वजूद के साथ लगते हुए उसने आँखों को बंद कर लिया। उसका दिमाग आहिस्ता-आहिस्ता सुन्न होता जा रहा था। बुखार की शिद्दत इतनी थी कि उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था और मुकाबिल ने झुकते हुए उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। बेकरारी से उसे अपने दिल के मकाम पर लगाकर वो उसके माथे पर अपने लब रख चुका था, जैसे दिल पर किसी ने ज़ोरदार घूंसा मारा। आज उसकी मनकूहा इस हाल में थी वो जिसकी खातिर यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा चुका था। वो उसे सीधा अपने कमरे में लेकर आया। हीटर उसने पहले ही ऑन कर रखा था और कमरे में फैली हुई गर्माहट अभी उसके ठंडे ठार वजूद के लिए नाकाफी थी। उसे बेड पर लिटाते हुए वो उसके करीब लेट गया। इतना करीब कि उसके तपते हुए वजूद को अपनी आगोश में समेट कर बेताबी से उसे सिसकने दे रहा था। और वो बुखार की शिद्दत में भी आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बड़बड़ा रही थी। शायद उसे सुकून मिल रहा था उसे अपने सामने अपने करीब देखकर। शायद वो बदहवासी के आलम में भी उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी और उसने किसी मुआजिज़े की तरह से खुद में समेट रखा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस भयानक हकीकत से आशना होने की अगर उसे इल्म हो जाता, उस लड़की को यहाँ छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है और मज़ीद उसकी ज़िंदगी के इतने भयानक मोड़ में बदलने वाली है, तो वो शायद कभी भी ये गलती ना करता। इस रात वो उसे अपने साथ लगाकर लेटा रहा। पूरी रात उसका वजूद बुखार से दहकता रहा था। न जाने कितने दिनों की कमजोरी थी जो उसके चेहरे से आया थी। या घर में किसी ने भी इसका ख्याल नहीं रखा होगा। बार बार उसे यह एहसास सताता रहा। फजर के बाद वो पुरसुकून होकर सोई तो वो भी सोने के लिए लेट गया। सुबह होते ही मुलाज़िमा उसे जगाने के लिए गई, लेकिन वो सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद नहीं थी। सफ़िया अपने घर से आती थी और सर्वेंट क्वार्टर में ज़ोनी की रिहाइश थी। हर रोज़ ज़ुनैरा बेगम की ताकीद के मुताबिक वो मुलाज़िमा के साथ मिलकर नाश्ता बनवाती। मुलाज़िमा को तो बराए नाम ही यहाँ रखा गया था शायद, सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए, वरना तो घर के सारे काम वही से अंजाम दिया करती थी। सारी ज़िम्मेदारियों को उसके नातवा काँधों पर लाद रखा था, जिन्हें वो बखूबी निभा रही थी। सफ़िया ये देखकर हैरान रह गई कि ऐसा पहली बार हुआ था जब वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो चुपचाप किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। हवेली में भी कोई भी नहीं जागा था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ज़ुनैरा बेगम को जगाकर उसके मुतल्लिक पूछती। नाश्ते की टेबल उस वक्त उसने तैयार की जब बड़े साहब के नीचे आने का टाइम था। उसने फौरी तौर पर नाश्ता टेबल पर लगा दिया। जब कुछ ही देर के बाद नाश्ता का जायज़ा लेने के लिए ज़ुनैरा बेगम तशरीफ़ लाईं। सबसे पहले उन्होंने ज़ूनी के बारे में पूछा था। कहाँ है वो कमबख्त, नज़र नहीं आ रही। उनके लहजे से कड़वाहट टपक रही थी। पता नहीं जी, मैं भी सुबह सर्वेंट क्वार्टर में उसे जगाने के लिए गई थी, वो क्वार्टर में मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा शायद किसी और कमरे में मुंतकिल हो गई हो। उसने तो गोया ज़ुनैरा बेगम पर बम फोड़ा था। वो हैरत से उसे देखती रह गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं थी? बड़े साहब अभी तक नीचे नहीं आए थे और ज़ुनैरा बेगम उसे जांचती हुई नज़रों से देख रही थी। जी बेगम साहिबा, मुझे तो नज़र नहीं आई। मैं खुद पता करती हूँ, तुम साहब के लिए नाश्ता लगाओ। उसे ताकीद करते हुए वो पलटकर सर्वेंट क्वार्टर की जानिब चली गईं। मुंह में वो जहरीले अल्फाज बड़बड़ाते हुए अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही थी। दिल में अजीब सी उमंगें फैल रही थी कि क्या हुआ अगर आज वो हकीकत में यहाँ मौजूद ना हो, उनके मतालिब से तंग आकर हवेली छोड़कर चली गई हो और वो अपने इरादों पर पूरा उतरते हुए फौरन ही अरहम को आगाह कर दें कि उसकी सो कॉल्ड मनकोहा यहाँ से गायब हो गई है। इन 2 सालों में उन्होंने कितने जतन किए थे कि वो ये कदम उठा लें, और आज उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे इरादों को तकमील का दर्जा मिल गया है। पूरा सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने छान मारा, वो कहीं नहीं थी।
लेकिन अभी कुछ बाकी था, वो देखना चाहती थी कि वो लॉन के पिछले हिस्से में तो नहीं है, लेकिन वो गायब थी। और उन्होंने पुरसुकून होकर हाथ झाड़े। खस हम जहाँ पाक आखिर चली गई मरदूद यहाँ से। वो फौरन सिकंदर साहब के पास आई थी और उन्हें कह दिया कि वो लड़की हवेली से भाग गई है। सिकंदर साहब हैरान बैठे रह गए। क्या मतलब भाग गई है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानती हो क्या कह रही हो? सिकंदर साहब ने गुस्से से उनकी तरफ देखा था। मैं ठीक कह रही हूँ सिकंदर साहब, वो लड़की भाग गई है। भला सर्वेंट क्वार्टर से वो कहाँ जा सकती है? रात तो बुखार का बहाना करके वहीं लेटी हुई थी। मैंने खुद उसे ताकीद की थी कि किचन को समेट कर ही सोए। तुम बताओ सफिया, किचन की हालत क्या थी? और सफिया ने फौरन जवाब दिया था। बेगम साहिबा, किचन तो बिल्कुल साफ सुथरा था। सारे काम मुकम्मल थे। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात छा गए। कुछ ज्यादा ही ऊंचे ख्वाब देखने लगी हो जुनैरा बेगम। बेहतर है कि छानबीन कर लो। वो लड़की आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं है। सिकंदर साहब ने चाय का कप टेबल पर रखा। उनके कहने पर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हवेली के कमरों का जायजा लेने लगी। साथ सफिया भी मौजूद थी और वो मुसलसल उसे लान तान कर रही थी। उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि उनकी मर्जी के बगैर हवेली के किसी भी कमरे में रुक जाए। अगर उसने आज ऐसा किया है तो वो हकीकत में कयामत बर्पा कर देंगी उस लड़की पर, या उसे जान से ही मार दें। जैसे वो सफिया को अपने फैसलों से आगाह कर रही थी। और तब उनकी नज़र अरहम के कमरे के दरवाजे पर जम सी गई। ये दरवाज़ा क्यों लॉक है? मैंने तो अरहम के कमरे का दरवाज़ा कभी लॉक नहीं रखा। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी पूछ रही थी। उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी और उनकी ऊंची आवाज़ पर ही अरहम की आंख खुल गई, जबकि उसके बाजुओं में सिमटा हुआ वो मासूम सा वजूद अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, जैसे एक मुद्दतों के बाद उसे सुकून की नींद मुयस्सर आई हो। वो आंखें खोलकर बेड क्राउन से टेक लगाकर सीधा हो गया। बाहर से आवाज़ें मुसलसल आ रही थी और ये आवाज़ें जुनैरा बेगम की थीं। सफिया, डुप्लीकेट की लेकर आओ। अगर वो लड़की अरहम के कमरे में मौजूद हुई तो मैं सच में उसे जलाकर राख कर दूंगी। तुम जानती भी नहीं हो कि मैं इस कमजाद मुलाजमा की बेटी के साथ कैसा सलूक करूंगी। औकात से बाहर हो गई है। आखिर उसकी इतनी औकात कि वो हवेली के खानजादे के कमरे पर अपना हक जाहिर करे। मुझे लगता है उसमें इस बेबुनियाद रिश्ते की अकड़ आ गई है जो मैं मिनटों में तोड़ सकती हूँ। हंगामे भरी आवाज़ों को सुनकर शायद सिकंदर साहब भी वहीं आ चुके थे। सुनैरा बेगम ने दरवाजे को पीट डाला। दरवाज़ा खोलो। सफिया शायद डुप्लीकेट की लेने गई थी, लेकिन वो इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि सफिया आ जाए। सिकंदर साहब भी अपनी पुश्त पर हाथ बांधे हैरान से खड़े थे और तभी दरवाज़ा खुला। दरवाजे में खड़ी हुई शख्सियत को देखकर सब लोग जैसे सकते में आ गए। सुनैरा बेगम को तो मुंह और आंखें दोनों ही खुले के खुले रह गए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो सामने खड़ा था। शर्ट ट्राउज़र में मलबूस बिखरे हुए बालों के साथ वो अभी नींद से जागा था, इसलिए आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर किसी भी किस्म के तासुरात नहीं थे। वह चुपचाप संजीदगी से उन्हें देख रहा था और जुनैरा बेगम की पुष्ट पर खड़े हुए सिकंदर साहब भी हैरत में डूबे हुए थे। जबकि उनके करीब आती सफिया भी हैरत से अरहम को देखती रह गई। जुनैरा बेगम की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी और फिर उसकी पुश्त से होते हुए बेड से उतरे उस वजूद पर जम सी गई जो खुद मासूमियत से सारे माहौल का जायजा ले रही थी। चेहरे पर अभी भी खौफ फैला हुआ था। शायद वो अब इस आने वाली कयामत से खौफज़दा थी जो उसे अरहम के साथ देकर जुनैरा बेगम बर्पा करने वाली थी। अरहम ने आगे बढ़कर माँ के गले से लगकर उनका सत्ता तोड़ डाला था। अरहम, एक अरसे के बाद उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया था, इसीलिए बेयकीनी से उसे खुद में समेट लिया, जबकि सिकंदर साहब भी बेपनाह खुश दिखाई दे रहे थे। तुम कब आए मेरी जान? और ये? उन्होंने दानिस्ता तौर पर एक नज़र जूनी पर डालकर बात को अधूरा छोड़ दिया। कैसी हैं आप? उनके चेहरे को देखकर वो उनकी बात को नज़रअंदाज कर गया और फिर आगे बढ़कर सिकंदर साहब को गले से लगाया था। सिकंदर साहब के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैली थी जो अपने बेटे को देखकर मजीद गहरी होती जा रही थी। वो खान हवेली का खानजादा था, उनका इकलौता शहजादा। तुम आ गए और बताया तक नहीं। सबका एक ही सवाल था। वो मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधकर उन्हें देखता रहा। सोचा था कि आप सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन हैरतज़दा हूँ कि यहाँ पर तो मुझे ही सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। उसका लहजा अजीब था। फिर उसने पलटकर एक नज़र सोनी को देखा था। फ्रेश हो जाओ और फिर नाश्ता करके मेडिसिन लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये जोनी से उसकी पहली बात हो रही थी। वो उसके कमरे में आकर गहरी नींद सो गई और अब जागने के बाद भी हैरान परेशान सी खड़ी थी।
घर में उसका यूं अचानक आ जाना सबके लिए हैरत और बेयकीनी का बायस बन चुका था, लेकिन उसने किसी पर भी कुछ वाज़ा नहीं किया। आप चलें, मैं नाश्ते की टेबल पर फ्रेश होकर आता हूँ, फिर वहीं बातचीत करेंगे। वो कहते हुए पलट गया और अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। सिकंदर साहब तो वहीं से वापस चले गए, जबकि जुनैरा बेगम के अंदर तो आग का एक दरिया पुरजोश लहरें मार रहा था। अपने बेटे के आने की खुशी एक तरफ, लेकिन उस वक्त उसे अपने बेटे के कमरे में देखकर वो आग बगोला हो चुकी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अरहम यूं बगैर बताए आ जाएगा, और अगर वो आ भी गया था तो उनके चालबाज जहन ने ऐसी साजिशों को बुन रखा था कि वो जानती थी उन्हें कब किस मोड़ पर कौन सी चाल चलकर उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालना है। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जिस रोज़ हवेली में एक हंगामा खड़ा हो गया और फिर इस हंगामे ने हर एक चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। उस रोज़ वो हॉस्टल में अपना आखिरी दिन गुजार कर हवेली वापस लौटा था, एक लंबे अरसे के बाद, और अब वो मुकम्मल तौर पर हवेली में रहने वाला था। उस शाम उसके वापस आ जाने की खुशी में गांव के सब लोग और चंद दोस्त अहबाब को बुलाकर सिकंदर साहब ने एक शानदार सी पार्टी अरेंज की। उनका सब कुछ उनका इकलौता बेटा था, और इसकी किसी भी खुशी को वो रायगा नहीं जाने देते थे। कोई भी उसका खास दिन होता वो यूं ही चहल पहल से मनाया करते। सिकंदर साहब की सखावत तो दूर दूर तक है मशहूर थी, इसीलिए अपनी कोई भी खुशी होती हो तो वो मुलाजमीन और गांव के लोगों को भी इसमें ज़रूर शामिल करते, और उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था। बाहर पार्टी ज़ोर शोर से जारी थी। उसने सब लोगों से मुलाकात की। शुरू ही से वो इन पार्टीज और इन बड़े झंझटों से दूर रहता, और अब भी उसे कोफ्त होने लगी थी। बाहर खाना खुल गया और सब लोग खाने पर हाथ साफ कर रहे थे, और सबकी नज़र बचाकर ही वो अपने कमरे में जाने के लिए अंदर चला आया। थोड़ा सा वक्त वो अपने साथ गुजारना चाहता था, थोड़ा सुकून करना चाहता था, और खाने के बाद तो वैसे भी सब लोगों ने अपने अपने घर चले जाना था, तो उसका इरादा था कि अब वो आराम करेगा। वो ऐसा ही था, अपनी मनमर्जी करने वाला। जुनैरा बेगम ने उसे नज़र बचाकर निकलते हुए देख लिया था, इसलिए फौरन उसके सामने आकर उससे कहा कि अभी वो यहीं रुके, लेकिन उसने हाथ झाड़ते हुए साफ इनकार कर दिया। मैं अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, आप जानती हैं मुझे कुफ्त होती है, वो अपनी अजीज ज़िद्दी लहजे में बोला। बिलाकर ज़िद्दी, हठधर्म और घमंडी शख्स जिस पर गरूर जचता भी था, क्योंकि खुदा ने इस कदर हुस्न से नवाजा था, मर्दाना वजाहत का शाहकार जिसे कोई एक नज़र देखता तो देखता रह जाता। दौलत की रेल पेल ने उसके हसीन चेहरे को मज़ीद हसीन बना डाला था। अमीरों की सबसे बड़ी खूबसूरती का राज दौलत भी हुआ करती है। जिनकी सारी आसाइशें पूरी हो जाएं, उन पर अलग ही रूप आ जाते हैं, जो गरीबों के लिए नापैद हो जाते हैं। और उस पर भी ये रूप टूट कर बरसा था। वो सीधा अपने कमरे में आया। मुलाजमीन अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और शर्ट के बटन खोलते हुए रिलैक्स फील करने के लिए वहीं बेड पर लेट गया। उसने आधे पाँव बेड से नीचे लटका रखे थे, जब अचानक उसे चूड़ियों की खनक ने चौंक जाने पर मजबूर कर दिया। मध्यम सी सांसों की हलचल और चूड़ियों की खनक। कोई तो था कमरे से मुलहका छोटे से स्टडी रूम में, और ये सिकंदर साहब ने किताबों से उसकी रुतबत को देखते हुए बनाया था, और ये उसकी ऐसी जगह थी जहाँ से उसे आने की इजाज़त थी। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? वो फौरन उठ खड़ा हुआ। माथे पर बिखरे हुए बालों को उंगलियों से पीछे हटाकर उसने हैरत से देखा था। कौन है वहाँ पर? उसकी तेज आवाज कमरे में ताश बर्पा कर गई, जबकि एकदम से ही चूड़ियों की खनक तेज हुई और फिर जैसे मद्धम हो गई, जैसे कोई उसकी आवाज पर कपकपाया था। उसे यकीन था कोई लड़की है, लेकिन कौन? हवेली में आने वाली उसकी सारी कजन्स तो बाहर थीं। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ, लेकिन हैरतज़दा बात यह थी कि सामने कोई नहीं था। टेबल खाली था, जिस पर एक किताब खुलकर मुड़ी हुई थी। कमरे में हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। टेबल के कोने के करीब ही उसे वो रंगीला सा आंचल नजर आया। वो किताबों के साथ ही नीचे फर्श पर बैठी हुई थी, और वो सीधा उसके पास चला आया, और वहां आकर वो ठिठक कर रुक गया। सामने बैठी हुई लड़की ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। वो काफी देर उसका जायजा लेता रहा। खुले लंबे बाल, बड़े बड़े झुमके और हल्के नीले रंग का घेरदार फ्रॉक दुपट्टा बेनियाजी से झूलते हुए आधा फर्श पर रखा था, और आधा टेबल के कोने में अटका हुआ था। कौन हो तुम? वो उसके करीब आकर संजीदा लहजे में बोला था, और वो यूं ही अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठी रही। उसकी मखरूती उंगलियां लरज रही थीं, सफेद हाथ जिनकी उंगलियों के सिरों पर लगे मेहंदी के धब्बे और दरमियान में सजी हुई गोल टिक्की, दोनों हाथों में पहनी हुई चूड़ियां वो हैरत में मुब्तला कर रही थी। उसने आगे बढ़कर झुकते हुए उसके दुपट्टे को मेज से आजाद करवाना चाहा,
जब वो काँपते हुए फ़ौरन दूर हुई और चेहरे से हाथ हटा दिए थे। एक पल, सिर्फ़ एक पल लगा था मुक़ाबिल को साकित हो जाने में और वो पत्थर का हो गया। वो हल्का-सा उस पर झुका हुआ था और वो बड़ी-बड़ी सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर थोड़ी के नीचे रखे, अपने चेहरे को ऊपर उठाए, बेहद खौफ़ज़दा हिरनी जैसी आँखों से उसे देखती हुई लड़की, उसे एक पल में घायल कर चुकी थी। और उस वक़्त अरहम खानज़ादा वो मग़रूर सा, अना में लिपटा हुआ शख़्स नहीं था, बल्कि हैरत में डूबा हुआ शख़्स था, जिसका सामना पहली बार एक हसीन चेहरे से हुआ था। एक हसीन और दिलफ़रेब चेहरा। "कौन हो तुम?" वो हल्की सरगोशी में बोला। "मैं सिर्फ़ आपकी किताबें देख रही थी," उसने अपने खुश्क लब तर करते हुए कह दिया। "किसकी इजाज़त से?" वो बरहम हुआ। वो मज़ीद खुद में सिमट गई, उसकी हिरनी जैसी आँखें भीगने लगी थीं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने बाजुओं से पकड़ते उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसका कद इतना था कि वो उसके सीने तक बमुश्किल पहुँच रही थी। वो सर झुकाए लब कुचलती खड़ी थी। "मैं ज़ूनी हूँ, ज़ुनेशा।" वो मासूम चेहरे वाली लड़की किस कदर उसके दिल में एज़तराब बर्पा कर रही थी। अरहम को बेमकसद ही खुद पर गुस्सा आने लगा। वो क्यों सिर्फ़ एक पल में उसकी जानिब बेताबी से देखने पर मजबूर हो रहा है। "जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे मेरी किसी भी चीज़ के आस-पास नज़र ना आना।" वो भागते हुए उसके कमरे से निकल गई। इस रोज़ उसकी धड़कन बेतरतीब हुई, लेकिन वो नहीं जानता था वो कौन है। पहली बार उसका दिल शिद्दत से धड़का था और तकलीफ की बात ये थी, अपने जज़्बात पर काबू पाना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं कि जितना वो समझ रहा था। दिल की बेताबी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अगले आने वाले दिनों में उसने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर डाली, लेकिन वो उसका पता लगाने में नाकाम रहा था। हर रिश्तेदार के बारे में उसने जाना जो उस पार्टी में शरीक हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो इन सबको जानता था। पापा के फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी, सब बोल्ड और बेबाक लड़कियां थीं, जो उसके टाइप की नहीं थी। वो गुजरे हुए 15 दिन नहीं थे, 15 साल थे, और इन 15 सालों में वो जितना बेताब हुआ किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हर रात वो यही सोचते हुए गुजार देता, स्टडी रूम में अगर किसी किताब को उठाने के लिए हाथ लगाता तो फिर उसका लम्स याद आने लगता। वो नहीं जानता था ये जज़्बात किस नाम से उसके दिल में हलचल मचा रहे हैं। उसे बस फ़िक्र थी उसे जानने की, जब तक कि उस रोज़ वो उसे अपने गेट पर खड़ी दिखाई नहीं दी। वो उसी वक़्त घर वापस आया था। वो गेट पर खड़ी थी और उसके सामने गेट का चौकीदार नवाज़ुद्दीन खड़ा था। उसकी पुश्त थी, लेकिन वो पुश्त से ही अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कौन है। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। उसने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगा दी। नवाज़ुद्दीन उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था और भागकर दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन गाड़ी वहीं रुक चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो लड़की सहमते हुए पिलर के पीछे पनाह लेने लगी। उसका बाप शायद उसके किसी ज़िद के जवाब में झुँझलाते हुए उसे बात समझा रहा था, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। उन दोनों के करीब चला आया, उस पर एक गहरी नज़र डालते हुए उसने जैसे अपनी नज़रों की प्यास को बुझाई थी, और फिर नवाज़ुद्दीन की जानिब देखा, जो अच्छा खासा गड़बड़ा गया था। सरकार, बच्ची है हमारी, वो एक अरसे से यहाँ चौकीदारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था और इसके बाप का बड़ा पुराना और वफ़ादार नौकर था। "ज़ुनी, जाओ तुम यहाँ से, मैं शाम को घर आऊँगा तो बात करेंगे।" उनका लहज़ा एक जैसा था, पंजाबी में जैसे पठानी मिक्स लहज़ा, और वो तो उसी बात से ही हैरान और परेशान खड़ा था कि वो नवाज़ुद्दीन की बेटी थी। इतने दिन उसने उसे घर के बड़े-बड़े मेहमानों की लिस्ट में तलाश की है, लेकिन वो भूल गया था कि वो एक मुलाज़िम की बेटी हो सकती है। "तुम्हारी बेटी क्या चाहती है नवाज़ुद्दीन?" उसने सीधा नवाज़ुद्दीन के चेहरे को देखा था। कुछ नहीं खान साहब, कुछ नहीं चाहती।" वो बात को छुपा रहा था। "जाओ तुम।" उसने बेटी को सख्त नज़रों से देखा और वहाँ से पलट गई। वो चुपचाप अंदर चला आया। उस रोज़ भी अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार था। वो एक मुलाज़िम की बेटी थी, जिस पर वो बुरी तरह फ़रीफ्ता हो चुका था। उसके पास 2 रास्ते थे, अपने पसंदीदगी के अड़ले कर वो उसे बुरी तरह कुचल सकता था। उसके पास पावर थी, इसका बाप उस इलाके पर काबिज़ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो ज़रा सी लड़की उसकी धड़कनों में सुकून बनकर उतरी थी और वो बुरी तरह उसकी जानिब झुकाव कर रहा था। लेकिन अभी तक उसका दिल ये मानने से इनकारी था कि उसे उससे मोहब्बत हो सकती है। उसने बेपनाह हसीन चेहरे देखे थे, बड़े-बड़े लोगों की महफ़िलों में बैठा, ना जाने कितनी लड़कियाँ उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर चुकी थीं। हालाँकि उसने किसी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उसकी ज़िंदगी बहुत बामकसद तरीके से गुज़र रही थी, लेकिन उसमें ये बेमकसद सी झोल उसे अंदेशों में मुब्तला कर रही थी। उस शाम सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था, जब उसने दाखिली दरवाज़े से अंदर आते नवाज़ुद्दीन को देखा।
वो एक पल के लिए उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जबकि नवाजुद्दीन उसके बाप के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सरकार एक छोटी सी अर्ज थी, उसने कह दिया, और उसका पूरा वजूद समाज बन गया था। न जाने क्यों अब वो नवाजुद्दीन के मामलात में दिलचस्पी लेने लगा था। शायद ये मसला था कि महबूब के इर्द गिर्द रहने वाले महबूब तरीन लोग भी हमारे लिए काबिल तवज्जो बन जाते हैं, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सिकंदर ने मामला पूछा तो वो निहायत आजिज़ी से बताने लगा था। सरकार, जिस घर में रहता था उसकी छत बहुत खराब हो चुकी है। एक ही कमरे पर मुहित छत और उसके भी गिरने का अंदेशा। अभी घर नया नहीं बना सकता। चंद एकड़ जमीन पड़ी है, वो जो बेचकर अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। बीवी अक्सर बीमार रहती है, मुझे यहाँ से जाते जाते बहुत देर हो जाती है। मेरे पास साइकिल तो है, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ। महीने भर की तनख्वाह तो मेरी और मेरी बीवी की दवाइयों में लग जाती है, और घर के अखराजात। वो आखिरी जीने पर खड़ा रह गया। सिकंदर खान ने समझा था शायद वो तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है। मैं पहले ही तमाम मुलाजमीन से ज़्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ तुम्हें, नवाजुद्दीन। और नवाजुद्दीन ने फौरन हाथ हिलाते हुए सर नफी में हिला दिया। नहीं नहीं सरकार, मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप, शायद वो बात करते हुए झिझक महसूस कर रहा था। वो बाप के करीब चला आया और आहिस्ते से उसने नवाजुद्दीन के कंधे पर हाथ रखा था। बताएं, आप झिझक क्यों रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? उसके बाप ने आज तक इसे किसी मुलाजिम के इतना करीब होते हुए नहीं देखा था। उसकी नज़रों में अजीब सी बरहमी उतर आई, लेकिन वो नवाजुद्दीन की जानिब मुतवज्जा था, जो मज़ीद आजिज़ी से सर झुका गया। सरकार, मैं चाहता हूँ कि अगर फैमिली आपके सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दूँ, तो माली की फैमिली तो यहाँ से जा रही है। अगर आप इजाज़त दें तो उसने बात को अधूरा छोड़कर सिकंदर खान के चेहरे की जानिब एक मर्तबा देखा था, और अगले ही पल, उससे पहले कि सिकंदर खान कुछ कहता, वो खुद ही बोल पड़ा। अगर माली की फैमिली जा रही है तो फिर क्या मसला है, आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे भी आपकी फैमिली इतनी बड़ी तो नहीं होगी। सिकंदर साहब तो हैरत और बेयकीनी से अपने बेटे को देख रहे थे। कहाँ वो मगरूर शख्स जो नौकरों से बात करना जरूरी नहीं समझता था, और कहाँ अब नवाजुद्दीन पर मेहरबान हुआ जा रहा था, और शायद वो भी अपने बाप की नज़रों में सवालात को बढ़ा चुका था। तुम जाओ नवाजुद्दीन, और अपनी फैमिली को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ। मेरे बेटे ने कह दिया है तो मेरी तरफ से इजाज़त समझो। सिकंदर साहब ने उसे भेज दिया था और कड़ी नज़रों से उसके चेहरे को देखते रहे। वो बेमकसद ही पहलू बदल कर रह गया। बाबा, अधेड़ उम्र का बीमार शख्स है, और वैसे भी आपका काफ़ी पुराना मुलाजिम है। इतना तो हक बनता है आपका। उसने बात को संभाल लिया था, और सिकंदर साहब ने परसोश नज़रों से उसे देखते हुए सर हिला दिया। ठीक कहते हो तुम, उसने कुछ अरसा बाबा के साथ भी गुजारा है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि ये हमारे साथ रहे। वैसे भी बड़ा शरीफ नफ्स इंसान है, लेकिन तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो सब गर्म होंगी। उन्हें जुनैरा बेगम का खौफ था। आप फिक्र ना किया करें, कुछ नहीं कहेंगी वो। न जाने क्यों दिल बिलावजह खुश हो रहा था, न जाने क्यों एक सुकून उसकी रगों में सरायत कर रहा था। जबकि दूसरी जानिब वो लड़की, जिसके घर में बाप ने शाम को जाकर इतला दी थी कि अगले 2 दिनों में वो बड़ी हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में जा रहे हैं, तो खुशी से उछल पड़ी। गुलनाज बेगम ने उसे बालों से पकड़कर नीचे बैठा दिया। कमबख्त, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? यूं समझ रही हो जैसे सरकार ने वो सारी हवेली को नीलाम कर दी है। कोई बात नहीं अम्मा, अब मैं वहाँ रहूंगी, कभी कभी आपके साथ अंदर जाकर देख भी लूंगी। इतनी बड़ी हवेली मेरे ख्वाबों से भी बड़ी, उसने हाथ फैलाकर उन्हें बताया था, और अगले ही पल एक मंजर झुमाके से उसके जहन में आ गया, और उसने बुरी तरह सर झटक दिया। नहीं नहीं, हवेली के अंदर नहीं जाऊंगी, बस बाहर से ही देखकर खुश हो जाऊंगी। उस रात भी तकरीब में वो बाबा के साथ अच्छी खासी जिद लगाकर गई थी। हालांकि नवाजुद्दीन नहीं चाहता था कि वो हवेली में जाए, क्योंकि उनकी फैमिली आज तक हवेली नहीं गई, और ना ही वो कभी गुलनाज बेगम को हवेली लेकर गए थे। लेकिन उसने तो रात भर रट लगाई रखी। बाबा, मुझे एक बार जाने दें, मुझे हवेली के अंदर से देखना है। वैसे भी वो लोग पार्टी में मसरूफ होंगे, तो मैं हवेली को अंदर से देख लूंगी, और बड़ी बेगम जी से कुछ किताबें भी मांग लूंगी। जाहिर सी बात है, छोटे साहब इतने पढ़े लिखे हैं, तो बड़ी बेगम के पास किताबें तो होंगी। और मुश्किल से 10 जमातें पास करवाने के बाद प्राइवेट तरीके से एफए करवा रहे थे नवाजुद्दीन, और वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनकी बेटी को पढ़ने का जुनून था, और उन्हें अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत। उस रोज वो हवेली में आई थी, और फिर तकरीब में सबकी नज़र बचाकर हवेली के अंदर चली गई। घूम फिर कर उसने सारी हवेली का जायजा लिया था, हर एक चीज को हाथ लगा लगा कर देखती रही। अपनी आंखों को फैलाकर उसने हवेली की हर चीज को सराहा था। उसे बचपन से बहुत शौक था बड़ी बड़ी हवेलियों को देखने का, बड़े बड़े शहजादों के ख्वाबों में रहने का,
और वो नहीं जानती थी कि आज वो एक शहज़ादे के दिल में सख्त होकर रह जाएगी। ये उसकी बहादुरी थी जब वो अरहम खानज़ादा के कमरे में गई और उसके कमरे का तफ़सीली जायज़ा लेने के बाद उसकी स्टडी की जानिब चली गई, जहाँ किताबों को एक ढेर को देखकर ही उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं और वहाँ उसका टकराव अरहम खानज़ादा से हुआ था। उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था, बस ख़ौफ़ के अलावा उसकी मग़रूर पर्सनैलिटी का ख़ौफ़ उस पर मुसल्लत हुआ। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किसी की पुरसुकून ज़िंदगी में एहताज बर्पा कर चुकी है। अगर उसे इस बात का अंदाज़ा होता तो शायद दोबारा हवेली का रुख न करती। नवाज़ुद्दीन अपनी फ़ैमिली को लेकर उससे अगली शाम ही हवेली चला आया, लेकिन उसने ख़ास ताकीद की थी कि उसकी बीवी और बेटी को हवेली के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो यहाँ सिर्फ़ मुलाज़िम है और वहीं रहेगा। गुलनाज़ बेगम ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थीं और जुनेशा के अलावा उनकी कोई औलाद नहीं थी। लेकिन सुनेशा जैसी शौक चंचल लड़की उनकी ज़िंदगी का सरमाया थी। उनके बाद फिर उन्हें औलाद की तलब भी नहीं हुई। खुदा ने उन्हें रहमत से नवाज़ दिया था और उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। उसे भी मालूम तो हो चुका था कि नवाज़ुद्दीन अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ चुका है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद जाकर वहाँ दीदार से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेता। या फिर उसने खुद पर पहरे बिठा रखे थे। जज़्बात बेलगाम होते हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आ सकते। और ये भी सच है कि जब आपका दिल किसी की जानिब झुकाव करता है, तो फिर कायनात की हर चीज़ साज़िश में शामिल हो जाती है और किसी न किसी तरीके से उस शख्स को आपकी निगाहों के सामने ला खड़ा कर देती है, ताकि आपका दिल मज़ीद बहक जाए और आप उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएँ। उस रोज़ भी वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा लॉन का जायज़ा ले रहा था। गार्डनिंग उसका शौक था और उन्होंने बतौर ख़ास माली को रखा हुआ था, लेकिन माली के अचानक मुलाज़मत छोड़कर घर वापस चले जाने से उन्हें कुछ मायूस कर दिया और उसे लगता था कि शायद फूल भी मुरझाते हुए अब बेरौनक हो चुके हैं, क्योंकि हिफाज़त करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस रोज़ वो कुछ बेयकीन सा खड़ा था, सारी काट-छाँट मुकम्मल थी, खूबसूरत फूल लहलाते हुए अजीब सुकून नज़ारा दे रहे थे। उसने सिर्फ़ पैंट पर बनियान पहन रखा था, जिससे उसके कसरती बाजू उसे मज़ीद दिलकश बना रहे थे। वो पलटने लगा जब उसने एक झलक दराज़ कर पौधे के पीछे से उठती हुई उस लड़की को देखा था, जो खड़ी अब अपने कपड़े झाड़ रही थी, जिन पर हल्के-हल्के तिनके लगे हुए थे। अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वो हल्का-सा झुकी हुई थी और बिखरे हुए सियाह बाल बालों से झाँकते हुए जैसे उसका जायज़ा ले रहे थे। बहुत थम-सा गया धड़कन बेतरतीब-सी हो गई। इतनी देर वो उसे देखता रहा। आप उसे समझ आई थी कि मालिक के चले जाने के बावजूद भी ये सब कुछ इतना निखरा-निखरा क्यों है। यकीनन वो अपना दिन यहीं गुज़ारने लगी थी। वो शौक सी चंचल लड़की शौक भी कुछ ऐसे ही रखती थी कि दिल में घर कर जाए। वो देर तक उसे देखता रहा, बहुत देर तक, जब उसने अपने बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल दे दी थी और फिर झुकते हुए पौधों की जड़ों से बूटियों को उखेड़ने लगी। न जाने कितनी ही लटें उसके चेहरे पर बिखर गईं। वो बहुत दूर खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी नज़र उस पर जमी हुई थी, इतनी तफ़सील के साथ कि वो जैसे अंग-अंग से उसका जायज़ा ले रहा था और दिल की धड़कन में अजीब-सा सुकून बरपा हो रहा था। और फिर ऐसा ही होने लगा, वो हर रोज़ यहाँ खड़ा बेताबी से उसे देखता रहता और बिलाखिर एक रोज़ उसने सर उठाकर ऊपर देखा और वो पकड़ा गया। बेमकसद ही वो इधर-उधर झाँकने लगा और उसके यूँ देखने पर शायद वो भी खौफ़ज़दा हो गई, जो जल्दी से दुपट्टा खींचते हुए एक साइड पर चली गई और वो भी खुद को मलामत करते हुए नीचे उतर आया। लेकिन ये सच था कि अब उस लड़की के बगैर जीना उसके बस में नहीं था। उसे उससे मोहब्बत हो चुकी थी, इतनी शदीद मोहब्बत कि अब उसके बगैर एक पल भी वबाल जान था। उस रोज़ वो उसी गार्डन में चला आया। अपने काम में मसरूफ़ थी, जब अजीबो-गरीब सी खुशबू पर उसने सर उठाकर देखा और कोने में खड़े हुए उस शख्स को देखकर देखती रह गई। जज़्बात ऐसे ही हुआ करते हैं, ये नज़रों से ज़ाहिर होकर मुकाबिल को हमारे दिल में बुनती हुई उस कहानी का पता दे देते हैं, जो कहानी हमें एक अरसा खुद भी छुपा कर रखते हैं। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी अब उसकी तफ़सील नज़रों से गड़बड़ाने लगी थी। इससे पहले कि वो उसे यहाँ पाकर वो जगह छोड़ देती, जब उसने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया था। "यहाँ क्या करती हो सारा दिन?" वही संजीदा लहज़ा लब घबराते हुए सर झुका गई। "बस इन फूलों के साथ वक़्त गुज़ारती हूँ, इनकी देखभाल करती हूँ," उसने हल्का-सा बड़बड़ाते हुए कहा था। "इनका ख़्याल रखती हूँ या बार-बार मेरे सामने आने के बहाने ढूँढती हो?" वो न जाने क्यों तल्ख़ी दिखा रहा था, हालाँकि वो खुद बेताबी से उसे देखने का पाबंद था। ये मासूमियत, ये ड्रामेबाज़ी, ये खूबसूरती के जलवे दिखाना, आख़िर चाहती क्या हो तुम? उसने उसका बाजू पकड़ लिया था और वो ख़ौफ़ से ज़द पड़ गई। "छोड़ें मुझे, मेरा हाथ छोड़ें," उससे दूर होने लगी थी, जब उसने उसका बाजू पकड़कर हल्का-सा खींचा
और वो कटी हुई शाख की तरह उसके मज़ीद करीब आ गई। मेरे दिल में उतरने की कोशिश तो मैं बहुत महँगी पड़ेगी। और ज़ूनी उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो सर फिर खान से किस बात की सज़ा दे रहा है। वो वहाँ से भाग गई और फिर कभी भी उसके सामने आने का इरादा ना करते हुए हमेशा माँ के पास रहा करती। दिल अगर मचलता भी था तो उस वक़्त बाहर आती थी जब वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। और वो जो उसके बार-बार सामने आ जाने पर खड़ा रहता था, अब उसके छुप जाने पर भी नाराज़ और नाला था। ना जाने कैसी मोहब्बत थी उसकी, शायद वो खुद से जंग लड़ रहा था। डिनर जारी था जब सुनैरा बेगम उसके सामने बेमकसदी हमदानी साहब की बेटी की तारीफें लेकर बैठ गईं। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ बार-बार हमदानी की बेटी का जिक्र क्यों करती है। तो पहले तकरीब में भी उसे हमदानी की बेटी से मिलवा चुकी थी। वो सर झुकाकर खाना खाता रहा। मेरा तो दिल चाहता है कि हमदानी साहब से रिश्ता मांग लूं। आप क्या कहते हैं सिकंदर साहब? उन्होंने सिकंदर साहब की तरफ देखा था। हाँ, हमदानी ना सिर्फ खुद अच्छे हैं बल्कि उनकी बेटी भी बहुत अच्छी, प्यारी और सुलझी हुई लड़की है। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई जब उसने भी भरते हुए अपने प्लेट को दूर धकेल दिया था। मैं रजामंद नहीं हूँ कि आप कहीं से भी मेरा रिश्ता मांगे, वो तल्खी में कह गया। वो ऐसा ही था, जल्दबाज मगरूर शख्स जिस पर बातें कम ही असर करती थीं। वो नहीं जानता था कि उसकी ख्वाहिशें किसी की जिंदगी को कितना बिगाड़ सकती हैं। और उस रोज उस दिन उसने उसके उनके सरों पर वो गम फोड़ा जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे नवाज की बेटी जूनी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचें। उसके माँ-बाप बेयकीन रह गए। जुनैरा बेगम कहाँ बर्दाश्त कर सकती थीं कि वो उनके सामने किसी मुलाज़िमा का ज़िक्र करे। मुलाज़िम की बेटी मुलाज़िमा ही हुई, उनकी नज़रों में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। पागल हो गए हो तुम? ये पागल हो गया है सिकंदर साहब, इससे पूछें ये क्या कह रहा है? उस लड़की का नाम ले रहे हो जो तुम्हारे घर में एक मामूली मुलाज़िमा है? उनका गुस्सा अरूज पर था। सिकंदर साहब के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। वफ़ादार अपने जज़्बात को लगाम दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा पेश आऊँगा। और वो भी उनके सामने हठधर्मी से खड़ा हो गया। बाबा, वो लड़की मेरे हवासों पर सवार हो चुकी है। मैं उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा कि अगर मैंने उसे पसंद कर लिया है तो मेरी ज़िंदगी में वही लड़की आएगी। और ये सिर्फ जज़्बाती बात नहीं थी, जो सिर्फ एक ही रात में ख़त्म हो गई। अगला हर आने वाला दिन उसे शदीद ज़िद में मुब्तला कर गया। उसके माँ-बाप को फ़िक्र लाहक हो गई। सिकंदर और जुनैना बेगम ने नवाज़ुद्दीन का सामान उठवाकर बाहर फेंकवा दिया था। उन्होंने ना सिर्फ उसे मुलाज़मत से निकाल दिया, बल्कि ज़लील करके अपनी हवेली से भी निकाल दिया। उस सब की ज़िम्मेदार उस शख्स की मोहब्बत थी जो फिर भी पीछे नहीं हटा। सिकंदर साहब ने उसे अपनी हर चीज़ से बेदखल कर देने की धमकी दी, लेकिन वो डटा रहा और बिलाखिर वो खुद भी घर छोड़ जाने के दर पे था। जब उन्होंने चालबाज़ी से मामले को सुलझाने की कोशिश की और एक दिन जुनैरा बेगम और सिकंदर साहब ने उसके सामने हथियार डाल दिए। वो मान गए थे और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो निकाह करके उसे उस घर में तो ले आएगा, लेकिन उसके साथ कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करेगा, जब तक कि वो नहीं चाहेंगे। जिस रोज़ वो निकाह करके उसे उस घर में ले आएगा, उसी शाम वो फ्लाइट से बैरून मुल्क चला जाएगा और फिर एमबीए की डिग्री कंप्लीट करके आएगा। तब तक उसे उस लड़की से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना होगा। और उसे और क्या चाहिए था? उसकी मोहब्बत उससे मिलने जा रही थी। सिकंदर साहब और सुनहरा बेगम ने खुद नवाजुद्दीन से रिश्ता तलब किया और उनके घर में तो एक अजीब सी कयामत बरपा थी। वो कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि इस हवेली में जाने पर उनके साथ ये सलूक किया जाएगा। सिकंदर साहब इस गांव पर काबिज थे, इस गांव के वडेरे थे और नवाजुद्दीन ने उनका नमक खाया था। उसे मालूम था अगर वो इनकार भी कर देता तो उसका इनकार कोई अहमियत नहीं रखता था। और बिलाखिर शाम अगले 10 दिनों में निकाह की डेट मुकर्रर कर दी गई और इन 10 दिनों में इसकी जाने की पूरी तैयारियां मुकम्मल थी। निकाह का जोड़ा दिलाने के लिए वो खुद उसे लेकर गया था। वो पूरा रास्ता उससे बेताबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और वो तो गुमसुम सी थी, जैसे अजीब से खदशात उस पर लाहिक हो चुके हों। उसे मालूम था कि बाबा के ज़हन में कौन से खदशे हैं। तरहम ने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया, उसकी आंखों से सिर्फ मोहब्बत झलक रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि सारी ज़िंदगी तुम्हें मोहब्बत के लिए तरसने नहीं दूँगा। वो धड़कते हुए दिल से इस शानदार मर्द को देखती रही थी। कहाँ इसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। वो शख्स जिस पर हज़ारों लड़कियां फ़िदा थीं, उसके सामने मर मिटने को तैयार था। गाँव की लड़कियां उस पर रश्क ज़दा थीं और उन बातों ने उसके जज़्बात में न जाने कितनी गुदगुदी मचा दी। उस रोज़ वो रूसी जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी।
वो उसी रोज उसे जुनैशा नवाज से जुनैशा अरहम खानजादा बना दिया गया। अरहम की खुशी और बेतहाशा मोहब्बत को देखकर उनके सारे अंदेशे झाग की तरह बैठ गए, चाहे कोई रजामंद था या नहीं। लेकिन अरहम बेपनाह खुश था। वो उसे रुखसत करवा कर अपने घर ले आया। लेकिन मुलाकात की इजाज़त तवील नहीं थी, उसे अपनी शराइत पर पूरा करना था। वो अपने कमरे में आया तो वो उसकी मुंतज़िर थे, मुंतज़िर करती आँखों को उसने मज़ीद इंतज़ार करवाना था। उसने नरमी से उसे खुद में समेट लिया, उसके लबों पर बेकरारी से झुकते हुए उसने उसे यकीन दिलाया था कि वो जल्दी लौट आएगा। अब वो गुमसुम से उसकी आँखों में देखती रही। ये इंतज़ार कुछ वक़्त का इंतज़ार नहीं था, ये इंतज़ार तवील हो गया। उसे बैरूने मुल्क भेज दिया गया और इन 2 सालों में ऐसा कोई सितम नहीं था जो उस पर रवा ना रखा गया। उसके घरवालों को उसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा बनकर रह गई। हर शाम सुलगती हुई बातें, हर दिन का आगाज़ भनक अमेज़ रवैये से, जबकि दूसरी जानिब वो हमेशा उसकी याद में मुब्तला रहा। उसे हमेशा यही बताया गया कि वो खुश और मुतमईन है। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के साथ-साथ वो बैरूने मुल्क कंपनी से भी मुंसलिक हो गया। वो उसके लिए अलहदा अखराजात भेजता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में रहते हुए उसे किसी भी चीज़ की कमी हो। और आज उसने जिस हालत में उसे देखा था, उसके पास दफ़ के अलावा कुछ नहीं था। इस रोज़ वो उसे अपने साथ अपने वालिदैन के घर लेकर गया। उसके वालिदैन उसे मिलने के लिए बेताब थे और वो एक तवील अरसे के बाद उनसे मुलाकात कर रही थी। उसने सिसकती हुई इस लड़की को अपनी सुर्ख आँखों से देखा था। काश उसे अपनी ज़िंदगी में ना ले आता, अगर उसे इतनी तस्लीम का निशाना बनाना था। सिकंदर साहब और ज़ुनैरा बेगम खामोश थे, जबकि वो भी मुकम्मल खामोश था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फ़ैसला कर लिया था। वो हरगिज़ भी अपनी मोहब्बत को उनके रहम-ओ-करम पर छोड़ने वाला नहीं था। वो मोहब्बत जो उनके लिए सिर्फ़ एक मुलाज़िमा का दर्जा रखती थी, उस शाम वो बेताबी से उसके सीने से जा लगी और उसने इसे अपनी मोहब्बत से समेट लिया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैं अपनों की साज़िश का शिकार हो रहा हूँ। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं, लेकिन उनमें अफ़सरदगी छाई रहती। वो बस उसे निसार होती हुई नज़रों से देखती रही थी। आपने मोहब्बत की थी और आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया, सो आपने तस्लीम कर लिया कि जीत आपके हिस्से में आ गई खान साहब। लेकिन मैंने आपसे मोहब्बत की आपके नाम से मुंसलिक होने के बाद, और फिर देखें मेरी मोहब्बत को इंतज़ार की सूली पर लटका दिया गया। ये आसान था, लेकिन हर रोज़ अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को मारना आसान नहीं था। वो बुरी तरह रो पड़ी थी। हमने झुकते हुए उसकी आँखों पर बारी-बारी लब रखे थे। वो खुद भी बेकरार थे। उस वक़्त वो दोनों जिस अज़ियत से गुज़र रहे थे, उनके दिल जानते थे। वो नरमी से उसके ज़ख्मों पर अपने लबों के मरहम रखता चला आया और वो किसी वीरानी की तरह सैराब होती रही। उसे अपनी मोहब्बत के आगोश में छुपाते हुए वो उसे एहसास दिला रहा था कि वो एक पल के लिए भी उसकी मोहब्बत से गाफिल नहीं रहा। चाहे उसने उसे यहाँ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अपनी गलती की तलाफ़ी के लिए वो वापस आ चुका है और अब हर गुज़रता हुआ शब-ओ-रोज़ सिर्फ़ मोहब्बत के नाम होगा। अनम की बढ़ती हुई गुस्ताखियों पर उसकी पलकें लरज़ने लगी थीं, चेहरे पर गुलाल छाने लगा। उसने सख्ती से उसकी शर्ट को दबोच लिया, एक सरगोशी से वो उसे देखने लगी थी, जबकि अरहम ने नरमी से उसके लबों को अपनी लपेट में ले लिया। वो नरमी से उसके लबों पर अपनी शिद्दत निछावर कर रहा था और वो उसकी शिद्दतों में हलकान होती जा रही थी। उसे कमर से थाम कर अपनी बेतहाशा करीब करते हुए उसने उस रात अरहम ने उसे खुद में समेट लिया। उस रात वो मुकम्मल हो गई। वो तकरीबन 10 दिनों तक इस हवेली में रहा और 10 दिनों में ज़ुनैरा बेगम ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि कोई भी लम्हा हाथ से ना जाने दें, लेकिन वो चाहता था कि अब वो उसके पहलू में खड़ा है। इसके लिए हिम्मत बनकर तो वो खुद अपने हक में आवाज़ उठाए। उस रोज़ भी वो किचन में अपने और अहरम के लिए चाय बना रही थी, जब सुनैरा बेगम किचन में दाखिल हुई और उसे बाजुओं से झंझोड़ते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया। समझ क्या रही हो तुम खुद को? यहाँ की मालकिन, जिसने मेरे बेटे की गुर्बत नसीब हो गई और वो आए रोज़ उस घर पर अपनी सल्तनत कायम करने के ख्वाब देख रही है। सीढ़ियों से उतरकर किचन में आता हुआ अरहम वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसने ज़ुनैरा बेगम की आंखों में देखते हुए अपना बाजू छुड़वा लिया था और ज़ुनैरा बेगम के लिए इन 2 सालों में ये पहला मरहला था जब वो उनकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ज़्यादा आसमान में मत उड़ो। वो सुलगते हुए लहजे से वार करते हुए मज़ीद उसके करीब आई, जब उसने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें खुद से दूर कर दिया। आप गलतफ़हमी का शिकार हैं। ये घर जितना आपका है, उतना ही मेरा है, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। ये पहली बार था जब उसने किसी चीज़ पर हक कायम किया था। जब औरत के साथ उसका मर्द खड़ा हो जाता है, तो वो किसी भी बहादुर मर्द से ज़्यादा बहादुर हो जाती है और उसके पहलू में खड़ा शख्स उस पर जान वारता था।
ज़रूरी नहीं कि मर्द को खुद ही मैदान में उतरना पड़े। अगर वो हक के साथ खड़ा हो जाए, तो अपने घर में उठने वाले हर तूफान को समेट सकता है। तो नैना बेगम ने थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ हवा में बुलंद किया था और उसने सख्ती से उनका हाथ थाम लिया। अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं और रहेंगी, क्योंकि आप मेरे खान की माँ हैं। लेकिन अगर मेरी इज्जत नफ्स पे बात आई तो मैं ये भूल जाऊंगी, क्योंकि जितनी अपनी इज्जत नफ्स की तजलील मैंने बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब और नहीं। जुनैरा बेगम तो वहीं साकित रह गई थी। उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की कैसे उनके सामने जुबान चला रही थी। तुम जानती भी नहीं कि मैं रहम से तुम्हें कितना जलील करवाऊंगी। वो धमकी देते हुए पलटी थी। जब दरवाजे में खड़ा हुआ उसे देखकर देखती रह गई। देख रहे हो तुम अपनी बीवी की हठधर्मियां। 2 साल मैंने जिस तरह उसके साथ गुजारे हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। उनका लहजा बहुत सख्त था, आवाज बुलंद। सिकंदर साहब भी कमरे से बाहर निकल आए। जानता हूँ इन 2 सालों में क्या कुछ होता रहा, सब अच्छी तरह जानता हूँ। और फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने बहुत देर से जाना। सिकंदर साहब अपने बेटे के चेहरे को देख रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उसका रिश्ता मेरे साथ है और ये मेरे साथ ही रहेगी। और ये इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? सिकंदर साहब ने हैरत से पूछा। वापस बैरून मुल्क। वहीं रहूंगा जब तक कि दिल मुतमईन ना हो। मैंने यहाँ अपने रिश्तों की सख्तियाँ इतनी बर्दाश्त कर ली हैं कि अब मुझ में हिम्मत नहीं कि यहाँ रहकर किसी भी तरह के सख्त रवैयों को देखूं या खुद से मुंसलिक लोगों के सरों पर किसी को मुसल्लत देखूं। तुम्हें यह सब कुछ उसने सिखाया है ना, उसने ही पट्टियां पढ़ाई हैं तुम्हें। सुनहरा बेगम एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ने लगी थी, जब उसने नमी से अपनी माँ को थाम लिया। आप गलत सोच रही हैं, यह मेरा अपना फैसला है, और शायद ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आपके लिए ये लड़की हवेली में काम करते एक मुलाजिम की बेटी है, लेकिन मेरे लिए ये लड़की मेरी मोहब्बत है। हालांकि आपके लिए ये आपके बेटे की मोहब्बत और उसकी मनकोहा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप अपने दिल को कभी नहीं बदल पाए। और उसका हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में लेकर गया, और वो बस एक दूसरे को देखते रह गए। ये इसके दिल का फैसला था और ये उस वक्त सबसे जरूरी फैसला था। वो उसे लेकर अपने साथ चला आया, जहाँ उन्होंने एक नई जिंदगी का आगाज किया था। एक ऐसी जिंदगी का आगाज जहाँ पर अजियतें नहीं थीं, जहाँ हर दिन उसका मोहब्बत से गुजरने वाला था, और हर शाम उसकी आगोश में खुदा ने उसके सब्र का उसे बेहतरीन अजर दिया था, क्योंकि एक तवील सब्र के बाद वो ये सब कुछ डिजर्व करती थी। अपने अपने रिश्तों पर गौर करें, उन्हें जीते जी अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं, और उनकी अहमियत पर गौर करें, क्योंकि मरने के बाद अगर आप किसी को अहमियत देते हैं तो वो सिर्फ आपका पछतावा है, मोहब्बत नहीं।